आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार, फनी और साइंस फिक्शन एनिमे सीरीज की। ये एनिमे दो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक कैरेक्टर अपनी लंबी लाइफ से बोर हो गया है और मरने के नए तरीके ढूंढता रहता है, और दूसरा कैरेक्टर जो अपने अनलकी होने से परेशान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को बिना किसी देरी के। तो शुरुआत में हमें दो अलग अलग सीन्स दिखाई देते हैं। पहले सीन में हमें एक एरोप्लेन उड़ान भरता दिखाई देता है और एक लड़की उस प्लेन को देखकर बाय बाय कर रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है और एक लड़की उस बर्फ के बीच कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है कि शहर के टावर पर लगी हुई घड़ी में 12 बजते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। उधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एरोप्लेन की एक साइड की मोटर में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे प्लेन वही ब्लास्ट हो जाता है। जो लड़की ये सब देख रही होती है वो रोने लग जाती है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये कहानी जापान की शिनोजुकु सिटी में 1 अगस्त 2020 से शुरू होती है। हम एक लड़की ब्रिज के पास खड़ी हुई दिखाई देती है जो एक लव स्टोरी बेस्ड महंगा पड़ रही होती है। उसके सामने एक इंसान और बैठा होता है जो जूस पी रहा होता है। हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो लड़का लड़की वाला सीन होता है वो मांगा की स्टोरी होती है जो कि ये लड़की पढ़ रही होती है। ये लड़की कहती है, अब मैंने मेरी पसंदीदी मांगा को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, अब मैं चैन से मर सकती हूं, और ब्रिज से कूदने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी उसके पास बैठा आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो लड़की एक चाकू निकाल कर कहती है, मुझे भी इस मांगा की तरह एक लव स्टोरी चाहिए थी, पर मेरी बॉडी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। वो लड़की आगे आदमी से कहती है, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाएगी। ये सुनकर वो आदमी इस लड़की के पास आता है, जिससे लड़की के हाथ वाला चाकू आदमी के सीने के अंदर घुस जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि आदमी के मुंह से खून आ जाता है, पर बहुत ही जल्दी वो आदमी एकदम से ठीक हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सुना ऐसी बीमारी के बारे में जो छूने से फैलती हो। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के गालों को पकड़कर उसे ब्रिज के किनारे से दूर फेंक देता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, अब जल्दी बताओ मुझे कहां से ये बीमारी लगेगी, क्या मुझे अंदर से कुछ होगा या बाहर से। जिस पर वो लड़की कहती है, रुको मेरा अनलक आ रहा है। जिसके बाद जहां पर वो आदमी खड़ा होता है ब्रिज का वो किनारा टूट कर गिर जाता है और उसके साथ वो आदमी भी नीचे गिरकर ट्रेन के सामने आ जाता है और मर जाता है। वो लड़की ये देखकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से एक और इंसान मारा गया। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का सर उड़ता हुआ लड़की के सामने गिरता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस आदमी के सर से पूरी बॉडी बनने लगती है, पर उसके पैर के पंजे नहीं बनते। अब मुझे समझ आया, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम ये केवल दूसरों को बचाने के लिए कहती हो। वो लड़की इस आदमी को ज़ॉम्बी समझकर इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर मुक्का मारकर वहां से भागने लगती है। आदमी भी उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुम उन गंदे ज़ॉम्बी से मत जोड़ो, मैं अलग हूं, मैं अनडेड हूं। मेरे कुछ सवाल है, तुम्हें उनके आंसर देने होंगे। वैसे मैंने तुम्हें अनलुक कहते सुन लिया था। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आने लगते हैं, जिन्हें देखकर अनडेड कहता है, चलो पहले कहीं और चलते हैं, और अनलक वाली लड़की को पकड़कर उड़ने लगता है। अनडेड उड़ते हुए एक बिल्डिंग पर पहुंचता है, जहां पर वो लड़की को बताता है कि वो अगर अपने कटे हुए पैरों को जल्दी जल्दी रीजनरेट करके उन्हें दूर फेंके तो उससे जो मोमेंटम जनरेट होता है उसका यूज करके वो उड़ सकता है। अनलक वाली लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वहां से भागने का ट्राई करती है, पर अनडेड उसे पकड़ लेता है। जिस पर वो लड़की कहती है, तुमने मेरे पैरों को पकड़ा हुआ है, अब मेरा अनलक तुम पर फिर से गिरेगा। जिस पर अनडेड वाला लड़का कहता है, मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो लड़की कहती है, ठीक है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, वैसे भी मैंने आज मरने का प्लान कर लिया था। जिसके बाद अनडेड उसे जोर जोर से चारों ओर घुमाता है, जिससे अनलक वाली लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूं। उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाती है। हमें पता चलता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो एरोप्लेन वाला सीन होता है वो अनलक वाली लड़की का बचपन का सीन था, जब वो 8 साल की थी। उसके पेरेंट्स किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। तब वो अपने पेरेंट्स को बहुत देर तक हग करती है और उन्हें किस भी करती है। जिसके बाद एरोप्लेन में ब्लास्ट होता है और सभी लोग मारे जाते हैं।
वो लड़की आगे बताती है उसका अनलक कितना ज्यादा बुरा हो सकता है ये उसे छूने पर डिपेंड करता है। ये सुनते ही अनडेड उस लड़की के टॉप के अंदर अपने दोनों हाथ डाल देता है, जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और अनडेड से कहती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? तभी एक बड़ा सा केले से भरा हुआ बॉक्स एरोप्लेन से नीचे गिर जाता है, जिससे अनडेड वापस से मर जाता है, जिसका फायदा उठाकर अनलक वाली लड़की वहां से भागने लगती है। पर तभी अनडेड वापस से खुद को हील कर लेता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। हम आगे देखते हैं कि भागते हुए उस लड़की का पैर एक केले पर पड़ता है और वो फिसलकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लड़की गिरते हुए सोचती है, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही एक केले पर फिसलकर खत्म हो जाएगी? मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। तभी अनडेड उड़ता हुआ वहां आता है और उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। अनडेड उससे कहता है, बड़ी मुश्किल से मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जो मुझे फाइनली मार सकता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकता हूं। तुमने मुझसे झूठ बोला था। जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि किस वजह से और बड़ा अनलक मेरे ऊपर गिर सकता है, मैं उसे ढूंढता रहूंगा और क्या पता ये सच्चाई में मुझे मार ही दे। जिसके बाद अनडेड उस लड़की को लेकर अपनी खुफिया जगह पर चला जाता है। जब अनडेड जा रहा होता है तब हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अनलक वाली लड़की और अनडेड को पकड़ने की बात कहते हैं। अगले सीन में अनडेड अपनी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो कहता है, अच्छा मैं समझा, जितनी देर तुम्हें टच करूंगा उतना ही अनलक मेरे ऊपर गिरेगा। इसके बाद अनडेड कहता है, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं जितने ज्यादा तुमसे चिपकूंगा मेरे ऊपर उतना ही अनलक गिरेगा। ये सुनते ही वो लड़की अनडेड से बचकर भागने लगती है और अनडेड भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते लड़की की जैकेट कहीं से उलझ कर गिर जाती है। हमें दिखाई देता है कि लड़की के बहुत ही लंबे बाल होते हैं। जैसे ही लड़की देखती है कि उसकी जैकेट निकल गई है, वो रोना शुरू कर देती है और कहती है, अनडेड ने सब देख लिया है, और अपने बड़े बालों का रीजन देते हुए कहती है, अगर कोई भी बाल काटने वाला मुझे छूता तो वो मारा जाता, इसीलिए मैंने बाल नहीं कटवाए। जिस पर अनडेड उस लड़की के बाल काटना शुरू कर देता है। लड़की कहती है, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम पर अनलक करेगा। जिस पर अनडेड कहता है, जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूं तब तक मैं सेफ हूं ना। जिसके बाद अनलक उसके बाल काट देता है। लड़की पूछती है, क्या तुम्हें बाल काटने आते हैं? अनडेड कहता है, कई साल पहले मैं ये काम करता था। लड़की अपने कटे हुए बालों को देखकर खुश हो जाती है और अनडेड को शुक्रिया बोलती है। अनडेड भी खुश होकर कहता है, मैंने तुम्हें टोटल 15 मिनट तक छुआ था, अब देखते हैं कि कितना बुरा अनलक मेरे ऊपर गिरेगा। हम आगे देखते हैं कि अचानक से अनडेड का सर कट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही लोग होते हैं जो अनलक वाली लड़की को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। हमें साथ ही में उस लड़की का नाम भी पता चलता है। उसका नाम होता है फूको ईजू। उन लोगों का लीडर सबसे पहले अनडेड के कटे हुए सर को एक कैप्सूल में बंद कर देता है, जिससे अनडेड खुद को वापस से रीजेंट नहीं कर पाता। उसके बाद एक लड़का जाकर फूको को हथकड़ी लगा देता है। यह देखकर फूको कहती है, क्या तुम लोग मेरे साथ नहीं हो? जिस पर उनका लीडर फूको से कहता है, हमारा काम ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनकी पावर्स की वजह से दुनिया खतरे में आ सकती है। वो आगे कहता है, तुम्हारी पावर्स काफी बढ़िया है, अगर किसी का मर्डर करना हो तो तुम काम आ सकती हो, पर तुम्हारी पावर असर नहीं करती अगर तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छुआ जाए। यह तुम्हारी कमजोरी भी है। जिस पर फूको कहती है, तुम मेरी पावर्स का कहां यूज करोगे? जिस पर उनका लीडर कहता है, यह तो सोचने वाली बात है, पर अनडेड ने जरूर तुम्हें इसीलिए पकड़ा होगा। जिस पर फूको कहती है, नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो बस चैन से मरना चाहता है। जिस पर उनका लीडर उस लड़की को पकड़कर कहता है, थोड़ा तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। फूको अनडेड को याद करके रो रही होती है। तभी जो इंसान अनडेड का कैप्सूल पकड़कर खड़ा होता है, उस पर एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है, जिससे वो इंसान मारा जाता है और अनडेड का कैप्सूल खुल जाता है। बिजली के झटके को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अभी तक फूको को छुआ नहीं था। इसके बाद अनडेड आकर इन लोगों से लड़ने लगता है। इनका लीडर कहता है, गोली से कुछ नहीं होगा, हमें इसे काटना पड़ेगा। ये भले ही अमर है पर इसे लड़ना नहीं आता। जिसके बाद सभी लोग चाकू लेकर अनडेड पर हमला करते हैं। अनडेड कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता? जिसके बाद अनडेड अपने सर पर लगी हुई एक प्लेट को हटाता है और कहता है, मेरे पास करीब 100 साल तक की मेमोरीज है। मैं ये प्लेट लगाकर रखता हूं क्योंकि मेरे ब्रेन में इतना स्पेस नहीं है कि ये इतनी मेमोरीज रख पाए, इसीलिए मैं ये प्लेट लगाकर रखता हूं जिससे और नई मेमोरीज स्टोर ना हो पाए। इसके बाद अनडेड एक ही झटके में उन सभी लोगों को मार देता है। अब उसके सामने बस उनका लीडर बचता है। उनका लीडर अनडेड से कहता है, अगर तुम ज्यादा आगे आए
तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है इस लड़की को बचाने का। अगर तुम अपना सर चुपचाप काट कर बिना किसी रीजन के मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद अनडेड वही करने लगता है। फूको उससे मना करती है, फिर भी अनडेड अपना सर काटने लगता है और अपना सर लीडर की तरफ फेंक देता है। फूको सोचती है इसे बचाने का बस एक ही तरीका है, मुझे पता है बहुत बड़ा अनलक कैसे गिराना है। इसके बाद फूको अपने आप को लीडर से छुड़ाकर अनडेड के सर की तरफ जंप करती है और उसे एक किस कर लेती है। लीडर अनडेड का सर पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही थी? जिस पर फूको कहती है, अब तुम देखोगे मेरे अनलकी पावर। यह सुनकर अनडेड समझ जाता है और खुद की बॉडी को रीजनरेट करके लीडर को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, जब तुम मेरे और फूको के पीछे आए तभी तुम्हारा सारा लक खत्म हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मीटियोर अनडेड के ऊपर गिरता है जो सब चीजों को तबाह कर देता है, पर फूको बच जाती है। जैसे ही धूल हटती है हमें दिखता है कि अनडेड भी जिंदा बच जाता है। अनडेड को जिंदा देखकर फूको खुश हो जाती है। बाद में वो लोग एक दूसरे को खुद का नाम बताते हैं। जब फूको अनडेड से उसका नाम पूछती है तब अनडेड कहता है कि उसे याद नहीं, जिस पर फूको उसका नाम एंडी रख देती है। आगे एंडी एक किस की वजह से हुई इतनी तबाही देखता है, तब वो फूको से सेक्स करने के लिए कहता है। फूको ये सुनते ही फिर से भागने लगती है और एंडी भी फूको के पीछे भागता है। फूको सोचती है कि मैं अपने अनलक की वजह से परेशान थी और एंडी से नफरत करती थी, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि एंडी की वजह से मैं किसी के साथ रह सकती हूँ। पर तभी एंडी फूको को पकड़ लेता है और उसके साथ सेक्स सख्त करने के लिए कहता है। एंडी कहता है कि ये एक नया रूल है जो कि पिछले 2 रूल जैसे कितना छूना है और कितने दूर तक छूना है उनके जैसा ही है, पर यह रूल उन दोनों से ज्यादा अनलक लेकर आएगा। एंडी की बातों को सुनकर फूको सोचती है, शायद मैं गलत हूं। एंडी मुझे बस एक चीज की तरह समझता है जो उसे मारने में हेल्प करेगी। मुझे यहां से निकलना ही होगा। मैं अपना फर्स्ट टाइम सेक्स इसके साथ नहीं कर सकती हूं। मुझे कुछ तो करना होगा। इससे पहले एंडी मेरे साथ कुछ करे। उसके बाद फूको को एक आइडिया आता है। फूको एंडी से कहती है, ऐसे ही किसी पर अनलक नहीं गिरता। मैं जिसे पसंद करती हूं उस पर सबसे ज्यादा अनलक गिरेगा। मैंने मॉम, डैड और तुम्हारे अलावा मेरे दादाजी को भी किस किया था, पर उन्हें बस हल्की सी चोट आई थी। पर उनकी मौत उससे 3 साल बाद हुई थी, क्योंकि मैं मेरे दादाजी से नकली दांतों की वजह से बहुत ज्यादा डरती थी। आगे फूको एंडी से कहती है, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने का किया तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी और तुम्हें कभी भी ढंग की मौत नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर एंडी बात समझ जाता है और कहता है, ठीक है, मतलब जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तब तक मुझे तुम्हें सेफ दिश रखना है। जिसके बाद एंडी फूको को उसके साथ चलने के लिए कहता है। आगे दोनों एक जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। फूको कहती है, आखिर तुम इतने हथियार को क्यों इकट्ठे कर रहे हो? जिस पर एंडी कहता है, जिन लोगों ने हम पर हमला किया था उनसे बचने के लिए मैंने ये हथियार इकट्ठे किए हैं। जिसके बाद एंडी फूको को एक कवच पहना देता है और उस पर अलग अलग हथियार ट्राई करता है, पर फूको को कुछ नहीं होता। फूको कहती है कि आखिर मुझे ये आर्मर क्यों पहनना है? जिस पर एंडी कहता है, जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आगे एंडी फूको को उन लोगों के बारे में बताता है। एंडी कहता है, वो लोग हम जैसे हैं जिनके पास इस दुनिया के रूल्स को बदलने की पावर होती है। उन्हें नेगेटर्स कहते हैं, यानी कि हम भी नेगेटर्स ही हैं और ये लोग हम जैसे लोगों पर नजर रखते हैं। उन लोगों को हमारी पावर्स के बारे में पता है, पर हमें उनकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनसे लड़ना काफी खतरनाक हो सकता है। हम केवल उनसे भाग सकते हैं। उन लोगों ने मुझे 50 साल पहले पकड़ लिया था। उसके बाद 10 साल तक मुझ पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे अनलक के रूल्स को कंफर्म करने के लिए ये लोग कितने लोगों को मार देंगे। इसके अलावा हो सकता है वो तुम्हारी उंगली को काट कर देखें कि उसके बाद भी अनलक काम करता है या नहीं। ये सुनकर फूको डर जाती है और भागने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूको और एंडी नेगेटर पकड़ने वालों से बचने के लिए निकल जाते हैं। फूको एंडी से पूछती है, हम कहां जा रहे हैं? जिस पर एंडी कहता है, हम बस चलते ही जाएंगे। जिस पर फूको कहती है, इससे तो हम पकड़े जाएंगे, फिर कल की तरह कहीं फिर से मेरे लिए तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस ना करना पड़े। जिस पर एंडी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक तुम मेरे प्यार में नहीं गिरती मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फूको कहती है, तुम अभी भी हार नहीं माने हो। तभी हम देखते हैं कि बाइक के ऊपर से आसमान में एक क्रैक आ जाता है, जिसको देखकर एंडी अलर्ट हो जाता है और कहता है, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। 50 साल पहले भी जब मुझे पकड़ा गया था तब भी वो लोग ऐसे ही आए थे।
हम देखते हैं कि एक रोबोट बाइक पर हमला करता है, जिससे एंडी उस रोबोट के नीचे आके मर जाता है, पर फूको दूर जाकर गिरती है। जैसे ही फूको उठकर एंडी के पास जाने लगती है, हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसके नीले बाल होते हैं। फूको आगे भागने का ट्राई करती है, लेकिन वो उस आदमी की तरफ खींची चली जाती है। रोबोट उस आदमी से कहता है, हमारा मिशन अनडेड को पकड़ना है और अनलॉक को मारना है। पर वो आदमी कहता है, अरे मरने से पहले मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। तभी एंडी खुद को हील करके रोबोट पर हमला करने का ट्राई करता है, पर हम देखते हैं कि वो फिर से जमीन पर गिर जाता है, जिस पर नीले बाल वाला लड़का कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। एंडी सोचता है, पता नहीं क्यों, पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूं। तभी रोबोट एंडी को एक जोरदार किक मारता है, जिससे एंडी दूर जाकर गिरता है। एंडी देखता है कि अब वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है, जिस पर एंडी समझ जाता है कि उसकी मसल्स पंक्चर हो गई थीं, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी फूको चिल्लाकर एंडी को बताती है, मेरे पास जो आदमी खड़ा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर एंडी कहता है, फिर तुम अपने हाथ कैसे हिला पा रही हो? एंडी आगे बताता है कि ये दोनों लोग एक्सटर्नल मूवमेंट नेगेटर है। इसका मतलब ये लोग तुम्हारी मूवमेंट रोक लेते हैं। इनका काम भले ही सेम हो, पर इनकी पावर्स अलग अलग है। रोबोट तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, जबकि वो आदमी तुम्हारे मन को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद रोबोट आकर एंडी को फिर से पंच मारता है। एंडी भी उसको पंच मारता है, जिसके बाद एंडी कहता है, मैं समझ गया तुम्हारी पावर्स को कैसे रोकना है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पंचेज मारने लगते हैं। दूसरी तरफ फूको नीले बाल वाले आदमी से बात करती है और पूछती है, क्या तुम लोग हमारा पीछा हमेशा करते रहोगे? जिस पर वो आदमी कहता है, तुमने जो मेट्रॉइड गिराया था उसकी वजह से तुम्हारा हंटिंग लेवल 5 से 8 हो गया है। तुम कहीं भी जाओ, हमारे जैसे नेगेटर्स तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जिस पर फूको कहती है, क्या तुम भी नेगेटर हो? अगर हो तो फिर लोग तुम्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? तभी हम देखते हैं कि रोबोट एंडी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंडी का सर अलग होकर दूर गिरता है। आगे नीले बाल वाला लड़का फूको को बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एंटी अनआइडेंटिफाइड फिनोमिनल कंट्रोल है। इसको शॉर्ट में यूनियन भी कहते हैं, जिसमें टोटल 10 नेगेटर्स हैं जिनका काम उनके अलावा बाकी के नेगेट्स को पकड़ना है। इसके बाद फूको कहती है, अगर हम भी तुम्हें ज्वाइन कर ले तो फिर हमें कोई भी नहीं पकड़ेगा। पर हम देखते हैं कि रोबोट वहां आ जाता है और फूको से कहता है, केवल 10 सीट्स ही हैं और वो सारी भरी हुई हैं। जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता तब तक कोई जगह खाली नहीं है। और फूको को मारने के लिए पंच मारता है, पर तभी एंडी खुद को हील कर लेता है और फूको को बचा लेता है। एंडी फूको से कहता है, ठीक है, फिर हम इन दोनों को मार देंगे और उनकी जगह ले लेंगे, फिर हम पर कोई हमला भी नहीं करेगा। जिसके बाद फूको इस बात पर अग्री कर जाती है और अपना ग्लव उतारकर थोड़ी देर के लिए एंडी को टच करती है और उसके बाद वहां से भाग जाती है। यह देखकर नीले बाल वाला आदमी कहता है, फूको ने एंडी को छुआ है, पर उसने बहुत ही थोड़ी देर के लिए छुआ था, तो उससे कुछ नहीं होगा। फूको आगे भागते हुए कहती है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अनलक गिरने वाला है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। फूको की बात सुनकर रोबोट और नीले बाल वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है और एंडी धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी एक पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक एंडी के ऊपर पलट जाता है और उसमें से एक जोरदार विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि एंडी उड़ता हुआ खुद को हील कर रहा होता है, पर रोबोट और नीले बाल वाला लड़का सही सलामत बच जाते हैं। जिसके बाद एंडी उससे बचने के लिए पास वाली एक बिल्डिंग में छुप जाता है और वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। एंडी सोचता है, जब तक तुम्हें नेगेटर्स की पावर का पता नहीं होता, उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। एंडी रॉबर्ट के पिछले हमले के बारे में सोचता है और मन ही मन में कहता है, जैसे ही रोबोट ने लड़ने का पोज बनाया था, वैसे ही मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। इसका मतलब रोबोट के अटैक को अवॉइड नहीं किया जा सकता और एंडी इसे अनअवॉइडेबल कहता है। पर एंडी को नीले बाल वाले लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एंडी सोचता है कि उसे छुपकर हमला करके उसकी पावर्स का पता लगाना होगा। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में एंडी होता है, उस बिल्डिंग को गिराने के लिए पूरी बिल्डिंग्स में डायनामाइट लगे होते हैं, जिनसे अचानक से विस्फोट होते हैं और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। हमें फूको भागती हुई दिखाई देती है, जो कहती है, क्या ये मेरी वजह से हुआ या ये कोई इत्तेफाक था? अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट बिल्डिंग के गिरने के बाद बच जाता है। वो कहता है, अगर ये रोबोट का सूट नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। ये लड़की इसीलिए लेवल 8 का थ्रेट है, ये पूरी तबाही ला सकती है।
तभी रोबोट को बिल्डिंग के मलबे में अंडी का हाथ मिलता है, जिसको देखकर रोबोट नीले बाल वाले आदमी को बुलाते हुए कहता है, हमने अंडी को पकड़ लिया है, बस अब अनलक बचा है। पर हम देखते हैं कि धुएं में रोबोट के पीछे से अंडी आता है और कहता है, तुम्हें यह तो पता होगा कि मेरा कोई भी बॉडी पार्ट 30 सेकंड के लिए अलग रहता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। रोबोट अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है, पर अंडी अपनी उंगली रोबोट की आई के अंदर सूट कर देता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे इस पोज की वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पर इसका मेरे खुद के बॉडी पार्ट्स को सूट और हील करने की पावर्स पर कोई असर नहीं होता। हम आगे देखते हैं कि एंडी की उंगली बुलेट की रफ्तार से रोबोट के अंदर जाती है और उसके अंदर बैठे इंसान को मार देती है। लास्ट में एंडी कहता है, तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि नीले बाल वाला लड़का रोबोट को मरा हुआ देखता है, जिस पर वो एंडी से कहता है, अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक सीट खाली हो चुकी है। जिस पर एंडी कहता है, शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, मुझे पूरी 2 सीट चाहिए। जिसके बाद दोनों लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंडी कहता है, आखिर मुझे इसकी पावर्स जानने के लिए मरना ही पड़ेगा, जैसा मैं हमेशा करता हूं। इसके बाद दोनों लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। नीले बाल वाला लड़का बड़ी आसानी से एंडी के सभी पंचेस को रोक देता है। तभी वहां पर फूको आ जाती है। फूको अपने साथ एंडी की तलवार भी लेकर आती है। एंडी तलवार को उसकी तरफ फेंकने को कहता है और उसके बाद एंडी तलवार से जैसे ही हमला करने वाला होता है, नीले बाल वाला लड़का उसे रोक देता है, जिससे एंडी वहीं पर एक ही पोज में रुक जाता है। नीले बाल वाला लड़का एंडी से कहता है, मैंने देख लिया कि 1 सेकंड को तुम रुक गए थे। तुम इतने सालों से जी रहे हो, उसके बाद भी तुम लोगों को मारने में हिचक जाते हो। क्या ये इसीलिए है कि तुम लड़की के सामने ऐसा कुछ करना नहीं चाहते? तभी फूको गल्ब उतार कर नीले बाल वाले लड़के को छूने का ट्राई करती है, पर वो लड़का बड़ी ही आसानी से बच जाता है। जिसके बाद नीले बाल वाला लड़का कहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स के रूल नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि जब तक मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम यहां से भाग नहीं सकते हो और ना ही मुझे हरा सकते हो। इसके बाद वो आदमी कहता है, अब ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन मेरी टीम में शामिल होना चाहेगा? ये सुनकर एंडी कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये लड़की तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगी। ये सुनकर फूको एंडी से लड़ने लगती है और कहती है, ये लोग तुम्हें पकड़कर फिर से तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस पर एंडी कहता है, मैं फिर से इन लोगों से बचकर भाग जाऊंगा और चाहे तुम तब तक बूढ़ी हो जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी रात दिखाऊंगा जो तुम कभी भी नहीं भूल पाओगी। ये बात फूको के दिल पर लगती है, जिससे वो रोने लगती है और कहती है, ठीक है। इसके बाद फूको नीले बाल वाले आदमी से कहती है, दूसरी तरफ देखो। वो कहती है कि मैं अभी अनडेड के साथ कुछ अडल्ट करने वाली हूं, इसीलिए तुम दूसरी तरफ देखो। फूको रोते हुए कहती है, मेरे इस बॉडी की वजह से मैंने एक भी पल रोमांस नहीं किया, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। एटलीस्ट मेरी वजह से तुम अच्छे से मर तो पाओगे। ऐसा बोलकर फूको अपनी टी शर्ट उतार देती है। यह देखकर नीले बाल वाला आदमी हंसने लगता है और कहता है, तुम दोनों की स्टोरी ने मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया है। मैं तुम दोनों को अलग करके तुम दोनों की बद्दुआ नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए मैं तुम्हें मेरी टीम के एक मेंबर को मारने का मौका दूंगा, जिससे तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। वो बताता है कि 5 अगस्त को बकाल नदी के किनारे एक मेंबर आएगा, जो कि नेगेटर को पकड़ने के लिए आया होगा। तुम उसको मार दो और उसके बाद तुम टीम ज्वाइन कर पाओगे। मेरे भाई, उस आदमी ने लाल टाई पहनी होगी और उसके मुंह पे एक निशान बना होगा। तब तक तुम देखना, तुम लोगों को कोई और ना मारे। ऐसे बोलकर वो नीले बाल वाला लड़का वहां से चला जाता है। इसके बाद एंडी फूको को कपड़े पहना आता है और कहता है, मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि किसी के साथ ऐसे ही सेक्स कर लूं, तो आगे से ऐसे करने की सोचना भी मत। उसके बाद एंडी फूको को रसिया चलने के लिए कहता है, जहां पर लाल टाई वाला आदमी आने वाला है। एंडी कहता है, हमें वहां पर कुछ मेरे पुराने दोस्त भी मिलेंगे जो हमारी लड़ाई में हमारी मदद करेंगे और हम रसिया बहुत ही सीक्रेट तरीके से जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे क्रेजी एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब यहाँ पे 100 के व्यूज आ जाएंगे, जो कि कमाल के आने वाला है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।